सो टॉपिक का नाम देते हैं अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स। देखो एकदम बेसिक से सिखाने की कोशिश करता हूँ। थ्योरी ऑफ कंडक्टर के क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को। हाँ सर। तो ये अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स, अर्थिंग देखा है करते हुए कभी किसी ने? सर करते हुए कभी नहीं देखा, सुना है कि ऐसे ग्राउंड के नीचे प्लेट होता है। हाँ, ये सुना तो है कम से कम। हाँ। अच्छा, सुना है तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इसका पर्पस क्या होता है। करंट को ग्राउंड पे डिफ्यूज करना कुछ तो रहता है, ताकि कुछ तो होता है। सेफ्टी होता है, सेफ्टी होता है मेन इसका मतलब। सेफ्टी तो है ही, ओवरऑल सेफ्टी है, बट टेक्निकली एक्स्ट्रा चार्ज सर अर्थ पे ये कर देता है, चार्ज वो प्लेट पे चला ट्रांसफर कर देता है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है ऐसा कुछ तो है। ठीक है सर, अब इसी को थोड़ा समझते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्कूल में जो पढ़ते थे ज्योग्राफी में हम लोग, कि अर्थ के अंदर बहुत सारे कंडक्टर्स मोल्टेन स्टेट में हैं। हाँ सर, हाँ सर। और वो सब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इसको मैं और ठीक करता हूँ। अर्थ जो रोटेट करता है ना एक्सिस के अबाउट, तो वो जो मोल्टेन स्टेट में कंडक्टर्स होते हैं लावा के फॉर्म में, वो भी रोटेट करते हैं। हाँ सर। और हाँ सर। मतलब ये अभी तक बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड फैक्ट मैथमेटिकली नहीं है, बट थ्योरेटिकली एस्टेब्लिश्ड है कि वो उस हर मेटल में क्या है कि कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ सर। मोल्टेन स्टेट में वो सारे इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होते हैं, तो क्या होता है वो मूव करता है चारों ओर, और वो मूव करने के कारण करंट होता है, और उस करंट के कारण जो मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उसका एक्चुअल रीजन यही है। हाँ। उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाया, बट ज्योग्राफिकल नॉर्थ के आसपास मैग्नेटिक साउथ होता है एंड अदर वे अराउंड। उसका रीजन यही है कि अर्थ के खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेशन की वजह से अंदर में जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू अ करंट, और उस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वही आपका अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का रीजन है। नहीं तो देयर इज नो सच रीजन कि आपका मैग्नेट का नॉर्थ वो साउथ की ओर हो जाता है। इस तरह का कोई मतलब अर्थ के अंदर मैग्नेट एग्जिस्ट करे उसका कोई रीजन नहीं है। अर्थ के अंदर मैग्नेट नहीं है, अर्थ के अंदर क्रस्ट में कोई मैग्नेट नहीं है। यही कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अर्थ के एक्सिस के अबाउट ड्यू टू रोटेशन इलेक्ट्रॉन वो मूव करते हैं, और उनका वॉल्यूम इतना ह्यूज है, मतलब कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इतना ह्यूज है, इतना ह्यूज है, इनफाइनाइट, कि इवन स्लोएस्ट स्पीड कैन कॉज अ हाई मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, है ना। ये तो एक जनरल कहानी सुनाया। सो इस कहानी के पीछे, कहानी में मैंने आपको ये मैग्नेटिज्म की बताया कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है, बट उसका भी फंडामेंटल यही है कि अर्थ के अंदर अर्थ इज अ रिजर्वायर ऑफ चार्ज। ये बात तो समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। तो अर्थ का चार्ज इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उसमें थोड़ा चार्ज डाल दो या उससे थोड़ा ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र में तुम एक मग पानी डाल दोगे तो बाढ़ नहीं आएगी। हाँ सर, समझ अगर गया। समुद्र में से एक मग हाँ पानी निकाल लोगे तो उसमें सूखा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ सर। रूल इज, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अर्थ is a source of charge and earth itself can maintain a constant potential। उसके अंदर चार्ज इतना ज्यादा है कि उसके अर्थ के पोटेंशियल को चेंज करने के लिए कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर टिल नाउ नेचुरल इवेंट नहीं है जिससे कि अर्थ का पोटेंशियल चेंज हो जाए। समझ रहे हो? मतलब अर्थ के पोटेंशियल को चेंज करने के लिए अर्थ में जितना चार्ज चाहिए उतना मतलब दे पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। So earth is a source of charge and earth is a source of constant potential। ये दोनों एक ही बात है। हाँ सर। हाँ सर। So first thing,
अर्थ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, अर्थ बाय वर्च्यू ऑफ large amount of charge means conducting electrons within it is a source of charge as well as maintain constant potential. अच्छा, ये कांस्टेंट पोटेंशियल क्या है? तो जीरो पोटेंशियल, referred as जीरो पोटेंशियल. जीरो पोटेंशियल क्यों? क्योंकि अर्थ इटसेल्फ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना. हाँ सर. उसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो में है, वो दे सकता है, ले सकता है, बट ओवरऑल न्यूट्रल है. है ना. तो इसको हम लोग जीरो पोटेंशियल कहते हैं. सेकेंड पॉइंट, अब यहीं से सोचो, पिछले क्लास में जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने दो कंडक्टर को शायद ज्वाइन किया था और पूछा था कि चार्ज का फ्लो एक से दूसरे तक कितना होगा. हाँ सर. हाँ सर. लास्ट, सबसे लास्ट वाला वही कराया था ना. हाँ जीरो. तो इसका भी लॉजिक क्या था कि दोनों का पोटेंशियल सेम है. गोइंग बाय द सेम लॉजिक, अगर हम किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जिसको अर्थिंग कहते हैं, तो क्या होगा, उस कंडक्टर का पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा एंड विच इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ, दैट इज जीरो पोटेंशियल. अब वो जीरो पोटेंशियल होने के लिए अगर उसको अर्थ से कुछ चार्ज लेना पड़ेगा तो लेगा, अर्थ को कुछ एक्सेस चार्ज देना पड़ेगा तो देगा, but it will maintain a zero potential which is that of the earth. ठीक है सर. फिर इस प्रोसेस में बॉडी पे चार्ज आ जाएगा ना? इस पे जो बॉडी मतलब अर्थ से कनेक्टेड है, अगर वो इलेक्ट्रॉन जैसे कि देता है तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा. उस कंडक्टर पर नेट चार्ज आ सकता है, जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, देयर इज नो थंब रूल, बट हाँ उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो होगा, ये पक्का है. Now, in order to maintain that zero potential, if some charge need to be taken from the earth, then it will take, or if some charge need to be given to the earth, then it will give some charge to the earth. So either way, whichever is required to maintain zero potential, it can either take some charge from earth or it can give some charge to the earth. Clear है? हाँ सर, क्लियर. So whenever a conductor is earthed, it will also maintain zero potential.
फुल स्टॉप। इन ऑर्डर टू मेंटेन जीरो पोटेंशियल, लिखते भी चलो, in order to maintain zero potential if या if नहीं कहते हैं, अच्छा it can take or give required charge to the earth. Hence, in the process of earthing, net charge on the conductor will not be constant. अभी तक हम लोग शेयरिंग ऑफ चार्जेस में क्या देख रहे थे कि टोटल चार्ज ऑफ अ कंडक्टर हमेशा कांस्टेंट होता था, है ना? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता था बिटवीन द सरफेस। अब जो कंडक्टर अर्थ है, बाकी कंडक्टर नहीं, जो कंडक्टर अर्थ है उस पर नेट चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, रह भी सकता है बट नेसेसरली नहीं रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। मतलब उस कंडक्टर का पोटेंशियल पहले से ही जीरो है, ग्राउंडिंग करने से पहले ही, तब तो नेट चार्ज उस पर पहले जितना था उतना ही रहेगा, अदरवाइज वेरी कर सकता है। आगे बढ़ूं? लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। बस एक मिनट। अब हम प्रॉब्लम के थ्रू इसको सीखते हैं। फटाफट करना, 3-4 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट पे मास्टरी हो जाए। स्टार्ट करें? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको कोशिश कीजिए। दिख रहा है?
बोलो बेटा, आया कुछ आंसर? नहीं? चलो एक मैं करके दिखाता हूँ। किसको अर्थिंग किया है? इनर वाले को, डॉक्टर को? Q/2। आंसर देखते, मुझे नहीं पता। इसको मान लो अर्थिंग कर दिया, ठीक है? इसको अर्थिंग कर दिया मतलब ऐसा। मेरे को अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। तो जब इनर वाले का अर्थिंग कर दिया तो इनर वाले पर कितना चार्ज पहले है इस बात का कोई मीनिंग नहीं है, नहीं है ना? हाँ क्योंकि उस पर चार्ज कांस्टेंट रहेगा नहीं, तो जितनी जरूरत होगी उतना रहेगा। ये बात समझ आया? हाँ सर, खाली पोटेंशियल को जीरो करना है। हाँ, तो मैं इनर वाले की अर्थिंग मान लो कर देता हूं, तो इनर सरफेस की अर्थिंग हो गई। अब इस पर इस चार्ज का कोई मीनिंग नहीं है, लेट इट बी स्मॉल क्यू। बाहर वाला कंडक्टर अर्थिंग नहीं है, तो उस पर सम टोटल ऑफ चार्ज उतना ही रहेगा। हाँ सर। अब ये जो स्फीयर 1 है, इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। हाँ सर। इसका पोटेंशियल होगा कितना? खुद की चार्ज की वजह से KQ/R +3KQ/2R प्लस बाहर वाले की वजह से 3KQ के कैपिटल Q अपॉन 2R, 2R। उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पर है। दिस इज इक्वल टू 0। हाँ सर। तो फाइनली मुझे Q की वैल्यू क्या मिल गई? -3/2Q। -3/2Q। तो फाइनली इनर सरफेस पर इतना चार्ज रहेगा। पहले चार्ज कितना था? -Q। तो चार्ज फ्लोन टू द अर्थ Q/2। Q/2 प्लस Q/2 चार्ज अर्थ को चला जाएगा, हाँ सर। है ना? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं सर। नहीं, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और सिमिलर सा क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? आगे बढ़ूं? हाँ। सेकेंड वन। डायग्राम क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट आपके रेफरेंस के लिए मैं दे देता हूँ, जरूरत वैसे है नहीं। ये समझ लो साथ में डायग्राम। कोशिश कीजिए।
So KQ/6 है। KQ/6। अच्छा, सबको वही आया? चलो देखते हैं, 2 मिनट की कहानी है। 4 concentric cell A, B, C, D, radius A, 2A, 3A, 4A, cell B and D are given plus Q and B और D को दिया है, ठीक है। Cell C is now Earth, ठीक है। तो सेल C को अर्थ कर दिया, तो सेल C पर मान लो चार्ज Q डैश है, अपने मन से हम मान लेते हैं। Yes. जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही लेते हैं। अब अगर मैं पोटेंशियल एट ए लिखूं, तो पोटेंशियल एट ए पर तो कोई चार्ज नहीं है, नहीं। तो ए की वजह से 0। बी पर चार्ज क्यू है और बी बाहर लाई करता है, तो KQ/2A। Yes. हाँ सर। सी पर चार्ज क्यू डैश है, by 3A डैश/3A minus KQ/4 माइनस KQ/4A। नाउ पोटेंशियल एट सी को हम क्या लिखेंगे, तो ए की वजह से 0, बी के लिए आउटसाइड पॉइंट है तो KQ/2A, 2A नहीं 3A, KQ/3A। खुद के चार्ज की वजह से भी KQ'/3A। हाँ तो माइनस KQ/4 माइनस KQ/4 इक्वल टू 0 और इसको 0 होना चाहिए। Q डैश आ गया सर। Q डैश माइनस Q/3 प्लस Q'/3 माइनस Q/4, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ सर, Q डैश इक्वल टू माइनस Q/4। Q डैश क्या था, तुम लोग बता दो। माइनस Q/4 माइनस Q/4, ये Q डैश मिल गया। अब इस Q डैश की वैल्यू अगर मैं यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो पोटेंशियल एट C मिल जाएगा, पोटेंशियल एट A। वही आंसर होगा। तो ये पुट करने के बाद पोटेंशियल एट A कितना होगा, KQ/6 है। हाँ सर। और पोटेंशियल एट C ऑब्वियसली 0 होगा। 0 तो VA माइनस VC इज इक्वल टू KQ/6A आंसर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, थर्ड वन। देखें जरा इसका क्या सीन है। देखो ध्यान से देखना, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये आप लोगों का एक दिमाग लगाने वाला थोड़ा काम है। ये दिख गया, इसमें ये जो मेटल सरफेस है ये अनचार्ज्ड है, दिख रहा है ऐसा? हाँ सर। तो ये मेटल सरफेस अनचार्ज्ड है और यहां पर चार्ज Q है, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड, अब मैं दोनों तरह से पूछ सकता हूं, या तो पूछूं कि नेट चार्ज कितना अर्थ में चला गया, आई मीन ये करके स्विच को क्लोज करने के बाद, या फिर मैं बोलूं कि स्फेयर पर फाइनल चार्ज कितना होगा आफ्टर स्विचिंग द क्लोज। तो आप देख लेना, ठीक है। फाइंड चार्ज फ्लोन to the earth after
क्लोजिंग द स्विच। सोच समझ के लॉजिक के साथ मुझे आंसर बताना, कोशिश कीजिए। कोई कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब मिनिमल कैलकुलेशन है, कहने का ये मतलब। कोशिश करो। डन सर। क्या आंसर आया? माइनस आर क्यू बाय एक्स। कोई क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। माइनस क्यू आर बाय एक्स। उतना वो स्फीयर पे आ जाएगा। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब लोगों को आया? हाँ सर। आया या बताने की जरूरत है? सब लोग बताइए जल्दी। आया सर। वेरी गुड। कौन मुझे बताएगा कैसे आया? किसको कॉन्फिडेंस है, बताओ। सर अनचार्ट स्फीयर पे लाइक एक अज्यूम कर लिया क्यू डैश और पोटेंशियल 0। यस सर, ऐसे ही किया। तो क्यू डैश अज्यूम कर लिया स्फीयर के सरफेस पर। हाँ सर। तो खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो गया के क्यू डैश बाई आर। यस। हाँ सर। वो प्लस क्यू के वजह से पोटेंशियल है। और बाहर वाले चार्ज की वजह से क्या होगा? ए क्यू बाय एक्स। के क्यू बाई एक्स क्यों होगा? क्योंकि एक्स ग्रेटर देन आर है। नहीं यस। इस कंडक्टर के सरफेस पर, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, हटाओ।
मैं ये कह रहा हूं कि बाहर पे एक अनचार्ज्ड स्फीयर है, एक अनचार्ज्ड स्फीयर है और उसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक चार्ज q रखा हुआ है। मैं अर्थिंग को छोड़ दिया। अब बताओ उस स्फीयर के सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा? इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप, इसमें अर्थिंग वाला पार्ट हटा दीजिए। मुझे बताइए प्लस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से स्फीयर के सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा और क्यों होगा? बोलिए। पॉइंट चार्ज की वजह से स्फीयर पर पोटेंशियल के क्यू बाई एक्स का लॉजिक मुझे समझा दो। सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आपने सही बोला, मगर क्यों ऐसा? हर पॉइंट का डिस्टेंस तो अलग अलग है, वो तो सेंटर का डिस्टेंस एक्स है। सर लाइक स्फीयर को एक पॉइंट अज्यूम कर सकते थे उसके सेंटर पे, मतलब। अरे मतलब क्यों एज्यूम कर सकते हैं, मतलब कुछ पर्पस होगा ना, क्यों एज्यूम करें ऐसा हम? वो तो मैथमेटिकल रिजल्ट ऐसा था विच इज सिमिलर टू दैट, इसलिए हम कहते थे कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो आउटसाइड किसी पॉइंट के लिए फील्ड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन वही होगा जो पॉइंट चार्ज का होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आउटसाइड चार्ज के लिए वो होगा। समझे मेरी बात? हाँ उस लॉजिक से भी कहो तो दैट स्फीयर का फील्ड और पोटेंशियल टू एनी पॉइंट आउटसाइड is similar to that of the point charge placed at its center. It doesn't mean that for any point, any charge placed outside the sphere ऐसा कुछ होगा, ये तो नहीं कह सकते ना। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा था इसमें गलती से आंसर आने के चांसेस रहते हैं। और कोई बताओ, किसी को कोई दूसरा थॉट प्रोसेस किसी का? नहीं सर, बस आंसर आ गया सर। हाँ सर, मैंने भी ऐसा ही सोच के लिया। आंसर आ गया सर, पता नहीं कैसे। हाँ सर, पोटेंशियल जीरो कर दिया और पॉइंट चार्ज ले लिया, उसे ऑफर कर दिया। नहीं, मान लो वही मैंने कहा कि अर्थिंग नहीं होता, अर्थिंग हटा देते हैं, अब पोटेंशियल बता पाएंगे हम? तो वही होगा जीरो। हाँ मतलब k क्यूब x, k क्यूब x होगा सर। क्या और क्या हो सकता है सर? मतलब ये कोई मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि, और ये भी तो हो सकता है कि कुछ होगा, ये पक्का है, क्या होगा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी कह सकते, लेकिन होगा नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ। लेकिन ये लॉजिक नहीं है कि और क्या हो सकता है, इसके लिए ये आंसर दे दें। सर मतलब ऐसा एक ही चार्ज दिखाई दे रहा है विसिनिटी में तो। ठीक है, सुनो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो और उसी ऑर्डर में सोचो जिस ऑर्डर में मैं कह रहा हूँ। जरा सा एक मिनट, इस डायग्राम को थोड़ा मैं अच्छा, तो ऊपर भी था, मैं बता दोबारा। देखो इधर, सब ध्यान से देखिएगा। इस स्विच को क्लोज कर दिया। हाँ सर। सब जिस ऑर्डर में मैं बोलता हूं उसी ऑर्डर में सोचो। मतलब इसका पोटेंशियल जीरो होगा, ये पक्का है। इस स्फीयर का पोटेंशियल जीरो होगा, इस स्फीयर का पोटेंशियल जीरो होगा, ये पक्का है। हाँ, पहली बात। दूसरी बात, कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, पूरा का पूरा सरफेस ही इक्विपोटेंशियल है ना। हाँ सर। तो फर्स्ट स्टेप सोचने का कि इस स्फीयर का पोटेंशियल जीरो है। सेकेंड स्टेप,
पूरा का पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल है। और थर्ड स्टेप कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि सरफेस पर होगा। हाँ सर, हाँ सर। So for that matter we will say कि potential at point C will be 0. समझ आया? हाँ हाँ सर, मतलब लॉजिक समझा। वापस एक बार एक्सप्लेन। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही उस कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पर भी होगा। होगा। सो कंडक्टर के सरफेस का कंडक्टर का पोटेंशियल 0 है आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ये पक्का है। मतलब कंडक्टर के सेंटर पर भी पोटेंशियल 0 होगा, ये पक्का है। हाँ सर। कंडक्टर के सेंटर पर पोटेंशियल किस किस वजह से होगा? पॉइंट चार्ज, खुद के चार्ज की वजह से। मान लो इस पर चार्ज Q डैश आ गया ड्यू टू अर्थिंग, तो Q डैश बाई R, Q डैश बाई R प्लस इस पॉइंट चार्ज का KQ बाई X। हाँ सर। इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। यस यस। सो Q डैश इज माइनस QR अपॉन X। तो ये चार्ज कहां से आया? ये इस पर चार्ज आ गया, कहीं से तो आया। हाँ सर, अर्थ से आया होगा। अब बात आती है कहां से आया होगा, तो अर्थ से आया होगा। हाँ सर। तो अर्थ से इस पर चार्ज माइनस QR बाई X आ गया। इसका मतलब है कि इससे चार्ज अर्थ को प्लस QR बाई X गया। हाँ सर। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। चार्ज ट्रांसफर्ड टू अर्थ इज इक्वल टू QR बाई X। ठीक है। यस सर। तो फिर जब अर्थ नहीं किया तो वो वाला पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर सकते। बताता हूँ। यहां तक हो गया? हाँ। इसको कॉपी करना। अब 2 मिनट, कोई जल्दबाजी नहीं, सोचो कि अर्थिंग नहीं होता तो क्या कहानी होती। सोचिए जरा सा, कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, क्या होता, सोचो जरा सा 2 मिनट। सोचा कुछ? हाँ सर। शायद अगर अर्थिंग नहीं होता तो जिस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाता है चार्ज की। देखते हैं, चलो लिख लिया है सबने, मैं बताऊं? हाँ सर। हाँ सर। अब चलो सोचते हैं कि अर्थिंग नहीं है। अर्थिंग नहीं है तो इतना पोर्शन ही डायग्राम कर लेते हैं, अर्थिंग वाला लेते ही नहीं। इसका ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, जस्ट आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मान लो अर्थिंग नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस्ड होगा। हाँ सर। और ये कंडक्टर अनचार्ज है, तो इधर जितना नेगेटिव होगा इधर उतना ही पॉजिटिव होगा। हाँ सर।
इसमें कोई डाउट नहीं सर। अब ये कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव होगा मैं अपने मन से मान लेता हूं, इसको प्लस क्यू डैश और इसको माइनस क्यू डैश, और ये दोनों इक्वल होगा बिकॉज कंडक्टर वाज न्यूट्रल। हाँ सर। अब देखो कहानी फिर वही, ये कंडक्टर पर ध्यान से समझेगा सब, है तो कंडक्टर, मतलब इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वही हर जगह होगा। हाँ सर। हाँ सर। अब हम ऐसा कहते हैं पोटेंशियल एट सेंटर, तो पोटेंशियल एट सेंटर पॉइंट चार्ज की वजह से जो बाहर है के क्यू बाई एक्स। हाँ सर। ध्यान से देखना, नेगेटिव चार्ज सरफेस पर कहीं भी है, सेंटर से तो एक्स डिस्टेंस पर ही है ना। हाँ सर। सो माइनस के क्यू डैश बाई एक्स, तो सेंटर से आर डिस्टेंस, हाँ सॉरी 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 आर डिस्टेंस पर है, मतलब सेम डिस्टेंस पर है मैं ये कह रहा हूं। हाँ। और ये भी प्लस के क्यू डैश बाई आर। यस यस। ठीक है, अब देखना ध्यान से सब, अब ये क्यू डैश कुछ भी हो, ये तो डिपेंड करता है कौन सा कंडक्टर है, लेकिन कुछ भी होगा सेंटर पर पोटेंशियल तो मुझे के क्यू बाई एक्स ही मिला ना, फॉर वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ क्यू डैश। हाँ सर। और सेंटर पर पोटेंशियल इतना मिला, इसका मतलब स्फीयर का पोटेंशियल इतना ही है। हाँ सर। आई बात समझ में? Yes. हाँ सर। तो स्फीयर्स पोटेंशियल विल बी के क्यू बाई एक्स। ठीक है, अच्छा अब इससे पिछले क्वेश्चन को मैच कर देते हैं कि क्यू बाहर चार्ज की वजह से स्फीयर का पोटेंशियल है के क्यू बाई एक्स, और खुद के चार्ज की वजह से के क्यू डैश बाई आर, दोनों का सम 0 कर दिए। समझे? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है, लिख लो जिसको लिखना है, अपनी भाषा में अपने लैंग्वेज में लिख लो। तो तुम्हारा नोटबुक तुम्ही को पढ़ना है, शर्माओ मत। हिंदी इंग्लिश मराठी जिसमें मन करे लॉजिक लिख लो, क्योंकि ये सारे लॉजिक ऐसे हैं जिसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैं बताऊं। आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर पर फिर आएंगे। अभी हमने अर्थिंग किया है केवल स्फेरिकल का। अब थोड़ा प्लेट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, फिर प्लेट की अर्थिंग भी देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। मतलब ये कोई टॉपिक का नाम नहीं है, ये मतलब हम लोग अपने मन से कहते हैं। ये सबका टॉपिक तो एक ही हो गया, थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। देखना ध्यान से सब लोग, सपोज ये एक प्लेट है और ये एक दूसरा प्लेट है। इस पर चार्ज मैंने Q1 दिया और इस पर चार्ज मैंने Q2 दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक कोई दिक्कत अगर नहीं है तो इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा?
इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इसके 4 सरफेस हो गए, इस सरफेस पर कुछ होगा, इस सरफेस पर कुछ होगा, इस सरफेस पर कुछ होगा और इस सरफेस पर कुछ होगा। मेरा पर्पस है ये चारों Q1, Q2, Q3, Q4 ढूंढना। ठीक है? तो 2 मिनट आप कोशिश कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सोचा कुछ? तो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल 0 होगा। देखो नहीं, किसी का पोटेंशियल 0 नहीं होगा। सुनो, ध्यान से सुनो, एक स्टेप और पीछे जाते हैं। अगर एक ही प्लेट रहता, चलो ऐसा करता हूं मैं, तुम लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाता हूँ। इतना डिटेल में कोई समझाएगा नहीं तुम्हें, तो समझाएगा नहीं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं, दूसरे की ये बात नहीं कर रहा हूँ कि दूसरे को नहीं आता है ऐसा कुछ। मीन्स नहीं समझाएगा मीन्स इतना हेडेक कोई नहीं लेगा, एक ही बार बोल के चला जाएगा। मैं ऐसा कर देता हूँ कि तुम खुद बताने लगो, एकदम दिमाग में बैठ जाए जिंदगी में हमेशा के लिए। इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देता हूं, इसका नाम दे देता हूं केस 2। सोचा था मैं एक्चुअल में जनरल क्लास में 3 प्लेट से लोग स्टार्ट करते हैं और एक ही बार में खत्म कर देते हैं, बट फंडामेंटल सीखना है तो एकदम मैं फर्स्ट प्लेट से स्टार्ट करता हूँ, केस 1, ताकि कोई चीज मन मारकर रटना नहीं पड़े, दिमाग में बैठ जाए। चलो ऐसा सोचते हैं, एक ही प्लेट है, एक ही प्लेट है और इस प्लेट को मैंने Q चार्ज दिया। अब क्या होगा?
सर हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड, सबने आधा सही, बहुत बढ़िया, सबने बताया आधा आधा और सबने सही बताया। बट आई डाउट कि कोई मुझे लॉजिक सही बता दे क्यों होगा। ये मत कहना ऐसा लगता है, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, ऐसा वाला नहीं। एग्जैक्ट लॉजिक बताओ, ऐसा क्यों होगा। सर कोई भी पॉइंट लेंगे कंडक्टर के अंदर हाँ, तो फील्ड 0 होगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे तो फील्ड 0 होगा, तो दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हाँ सर, हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 0 है, ऐसा तभी होगा जब Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q/2 होगा। कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं सर। बहुत बढ़िया। अब इस पर सोचो कि इस पर चार्ज अगर Q1 दिया तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि इस पर स्मॉल Q1 इधर, इस पर स्मॉल Q2 इधर, इस पर स्मॉल Q3 इधर, जस्ट ऐसे ही रैंडमली मैं कुछ कुछ बोल देता हूं, और इस पर स्मॉल Q4 इधर। तो जैसे उसमें आपने Q1 Q2 इज इक्वल टू Q/2 बताया, वैसे ही मुझे Q1 Q2 Q3 Q4 बता सकते हैं। हाँ सर, ट्राई कीजिए, लॉजिक वही यूज करना कि इनसाइड पॉइंट पर फील्ड 0 होना चाहिए। कोशिश करो। सर Q2 इक्वल टू Q1 माइनस Q2/2। चलो देखते हैं, एक मिनट। पहली चीज वाला अभी देख लेते हैं, ठीक है, हो सकता है सही हो, 2 मिनट रुक। पहली चीज कि प्लेट पर नेट चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। मतलब Q1 प्लस Q2 मिलाकर कैपिटल Q1 होगा, और Q3 प्लस Q4 मिलाकर कैपिटल Q2 होगा। कोई डाउट? अब सेम लॉजिक जो आप पहले लगा रहे थे वही लॉजिक लगाइए। इसमें इस कंडक्टर के अंदर भी कोई पॉइंट लेंगे तो फील्ड 0 मिलना चाहिए। हाँ। इस कंडक्टर के अंदर भी कोई पॉइंट लेंगे तो फील्ड 0 मिलना चाहिए।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू 0 करोगे, ध्यान से समझना, यहीं पर समझने की कहानी है। तो प्लेट के कारण फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यस। सरफेस एरिया सेम है, तो सिग्मा को क्यू बाई ए ये सब लिखेंगे ना। तो देखना, इस Q1 का फील्ड इधर और 2, 3, 4 का उल्टा, मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। नहीं समझे तो बोलिए, मैं फिर से समझाता हूँ। वो ये इक्वल टू 0 के बाद नहीं समझ में आया। तो एक काम करते हैं, कोई एक समझाना बनता है। पॉइंट ए पर देखो, Q1 के कारण फील्ड इधर होगा, ये तो पक्का है पॉइंट ए पर। Q2 के कारण, Q3 के कारण और Q4 के कारण फील्ड इधर होगा। होगा? तो इसका मतलब है E1 का मैग्नीट्यूड इन तीनों के सम के बराबर होना चाहिए। यस। इसको लिखेंगे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा लिखेंगे। 2 एप्सिलॉन नॉट ये सब को हटा दो, तो सिग्मा इज क्यू बाई ए। हाँ, तो Q1 इक्वल टू Q2। ये समझ आया? हाँ सर, समझ। अब इसमें से Q3 प्लस Q4 को कैपिटल Q2 और Q2 को कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1। यस। तो यहां से मुझे मिला कि 2 टाइम्स स्मॉल Q1 इज इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। So Q1 is equal to capital Q1 plus capital Q2 upon 2. यस। यस। क्या? हाँ सर, तो ये तो था पॉइंट ए की कहानी। सिमिलरली पॉइंट बी की कहानी अगर करेंगे तो अब शायद मैं एक ही बार लिख दूं क्या? Q4 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो देखो 1 प्लस 2 को कैपिटल Q1 वही रिजल्ट है, और 3 कैपिटल वही आएगा कैपिटल Q2 माइनस Q4। तो यहां से मुझे मिला Q4 इज इक्वल टू सेम कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 अपॉन 2। हाँ सर। हाँ सर। मिल गया? अच्छा। हाँ सर। अब स्मॉल Q1 और स्मॉल Q4 मिल गया है, तो Q2 भी मिल जाएगा। हाँ सर। अब तो सभी सर, है ना? तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1। हाँ, Q1 माइनस Q2, कैपिटल Q1 माइनस कैपिटल Q2 बाय 2। हो गया ऐसा? यस। यस। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। सिमिलरली Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। Q4 क्या हो जाएगा? Q2 माइनस Q1। Q4 तो बता सर, Q3 निकाल। हाँ, Q3 बोल दो।
माइनस Q2 हो जाएगा। Q2 का नेगेटिव हो जाएगा। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं तो इसको कॉपी कर लो पहले। हो गया? यस। अब जो मैं कह रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस पूरे प्रोसेस से आप 2 थंब रूल बना सकते हैं। सब लोग सुनिए। आप देखिए इसमें सेपरेशन बिटवीन प्लेट का कोई रोल आया क्या? नहीं आया। नहीं सर। तो 2 थंब रूल बना सकते हैं। सब लोग सुनो, 2 नहीं, इनफैक्ट 3 थंब रूल। पहला थंब रूल, 2, 4, 5, 10 कितने भी पैरेलल प्लेट एक साथ रख दो, सबके चार्ज के सम का आधा एक एक्सट्रीम सरफेस पर होगा और सबके चार्ज के सम का आधा दूसरे एक्सट्रीम सरफेस पर होगा। यस सर। हाँ सर। पहला थंब रूल समझ आया? यस। यस। ब्रदर 3, रुको एक स्टेप पीछे। पहला थंब रूल कि नेट चार्ज ऑन अ प्लेट विल रिमेन कांस्टेंट। हाँ उससे दूसरा थंब रूल, algebraic sum of total charge will get divided into half in both extreme surfaces. यस सर। हाँ। और तीसरा रूल, each facing surface will have equal and opposite charge. तो ये 3 थंब रूल अगर याद रख लोगे तो ये सब बीच का करने से भूल जाओ, मतलब टाइम बच जाएगा। लेकिन ये बेसिक याद रहना चाहिए कि ये थंब रूल जहां से आया उसका बेसिक क्या है। हाँ सब तो याद रहेगा बहुत। हाँ सर अभी तो एकदम समझ आ गया। आपके कॉन्फिडेंस के लिए दिखा रहा हूं। अपने आसपास में एससी और मा बुक खोलो, गॉस लॉ में। हाँ सर। सब लोग खोलो। हाँ सर एक खोला? यस। अब गॉस लॉ चैप्टर का लास्ट 2 क्वेश्चन ओरली कर लो पेंसिल से, वहीं कुछ कुछ करके, एक वर्ड भी आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। हाँ सर। अगर ये 3 थंब रूल जो मैंने बोले वो अगर आपको समझ आता है तो। अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बट ये सब तो ऐसे ही कर लो। इसी तरह बुकलेट में भी और मेरे असाइनमेंट में भी देखे होंगे, तो जहां कहीं भी प्लेट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर ये 3 थंब रूल याद रखना सफिशिएंट है किसी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने को। हाँ सर हो गए वो लोग। हाँ सर आराम से हो गए। आगे बढ़े? यस। तो चलो, ये इसीलिए मैं ऐसे सिस्टमेटिकली जाता हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए कि पहले एक प्लेट देखो, 2 देखो, फिर अगर इसमें आप बोलते कि नहीं नहीं श्योर है तो मैं अभी 3 करके दिखाता आपको। लेकिन ये तो शॉर्टकट हो गया, फंडामेंटल नहीं भूलना चाहिए कभी भी कि इसका फंडामेंटल वही है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है। सो फर्स्ट नोट, total charge on a plate will remain constant. Total charge on a plate is constant. दूसरा रूल, both outermost surfaces
will have identical charge. Which is half of algebraic sum of total charge on system of plates. That is, Q on outermost surface will be summation of Q1, अच्छा 1 2 लिख रहे हैं तो समेशन क्या लिखूं, समेशन ऑफ QI, I is equal to 1 to N का आधा. ठीक है, हाँ लिखते भी चलो. थर्ड पॉइंट, each facing surface will have equal and opposite charges. कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े? लिख चुके हो तो? हाँ ठीक है. अब एक सेकंड, मेरा इंटरकॉम बज रहा है. अब देखो, अब अगेन फंडामेंटल से समझने के लिए अर्थिंग ऑफ प्लेट्स. देखो ध्यान से, सपोज एकदम वही फंडामेंटल से सीधे डिफिकल्ट पे आएंगे तो कोई मतलब नहीं है. बुक में क्या रहता है, सीधे एक क्वेश्चन दे देगा और कहेगा काम खत्म. ये एक प्लेट है जिस पर चार्ज Q है. तो अभी आपने सीखा आइडियली आधा इधर होगा आधा उधर होगा. ये तो अभी सीखे थे. हाँ हाँ अब मान लो कि किसी एक स्विच से हम इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, क्या होगा आफ्टर क्लोजिंग द स्विच? चार्ज का क्या होगा? पोटेंशियल जीरो तो होगा.
बताओ। स्विच को क्लोज करने के बाद क्या कहानी होगी? सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। हाँ सर, क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से तो पोटेंशियल। क्यों ग्राउंड में जाएगा? क्योंकि अगर पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल सिर्फ एक चार्ज की वजह से था, तो क्यों होगा बताओ। सर क्योंकि जो प्लेट है उस पर पोटेंशियल सिर्फ प्लेट के चार्ज की वजह से था, और जब पोटेंशियल जीरो हो गया तो बाकी सर आप सुनो। ठीक है, दूसरा तरीका ये बताओ कि मैं अर्थ में एक कंडक्टर को अर्थिंग कर दिया। अब ये कंडक्टर तो अर्थ ही है ना, ये सिंगल कंडक्टर क्या है? ये तो अर्थ का पार्ट है। हाँ सर, हाँ सर। अर्थ पर कोई चार्ज होता है क्या? नहीं सर, नहीं सर। अंदर चला जाएगा, सीधी कहानी। ठीक है, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि हर टाइप में थॉट प्रोसेस जितना लॉजिकल होगा उतना। अब अगर मैं 2 प्लेट कर दूं, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना सब लोग। सपोज ये एक प्लेट है और ये एक दूसरा आइडेंटिकल प्लेट है। ऐसे ही समझो, इसको केस 1 बोल दो, इसको केस 2 बोल दो। इस पर चार्ज मान लो मैंने Q1 दिया और इस पर चार्ज Q2 दिया। ठीक है, हाँ तो अभी हमने ऊपर सीखा था उसके हिसाब से ये चार्ज और ये चार्ज मेरा इक्वल होगा Q1 प्लस Q2/2। Q1 प्लस Q2/2 ये भी होगा, Q1 प्लस Q2/2 ये भी होगा। यहाँ पर चार्ज कितना होगा? Q1 माइनस Q2/2। तो Q1 माइनस Q2/2 यहाँ पर चार्ज होगा, और यहाँ पर Q2 माइनस नहीं, माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 लिख देते हैं, क्या बात है? हाँ सर, एक मिनट। तो माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2 यही होगा। हो गया। इसमें भी यही कहानी। ये एक स्विच है और हम इसकी अर्थिंग करते हैं। इसमें आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या होगा? कोई मैथ फॉर्मूला है नहीं, सोचने का ही काम है, तो सोचो जरा सा। इसमें आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैसा होगा?
तो शायद Q2 पे नेट चार्ज 0 हो जाएगा और Q1 के दोनों सरफेसेस पे Q1/2। सोचो नहीं, गलत है, थोड़ा सोचो और प्रॉपर लॉजिक के साथ सोचोगे तो शायद सोच पाओगे। और एकदम ईमानदारी से दिक्कत कहाँ आ रही है वो डिस्कस करते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, जैसे स्फीयर वाले में देखो मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा के 0 करके चार्ज कर रहा था। हाँ सर। प्लेट के कारण तो पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है। हाँ फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है तो पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है। हाँ सर। इसमें अगर उस मेथड से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोई इक्वेशन लिखे, फॉर्मूला लिखे और उससे जो तो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ नहीं। ओके। सर नेट पॉजिटिव और नेगेटिव को कुछ कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा उसके बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, मेरी बात ध्यान से सुनना सब। चलो को यहाँ नहीं, इसको अलग ही कर देते हैं नीचे। ध्यान से लॉजिकली सुनिए। जो फर्स्ट प्लेट है हमारा, इसका तो अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। लॉजिक वाइज समझते जाओ। फर्स्ट प्लेट का अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट प्लेट पर टोटल चार्ज Q1 ही रहेगा, न कम न ज्यादा। हाँ सर। हाँ सर। इस लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। तो सारे लॉजिक को जमा करके रख देते हैं। पहला लॉजिक मैंने कहा कि ऑन फर्स्ट प्लेट नेट चार्ज will remain Q1। ठीक है। हाँ सर। However, फर्स्ट मतलब ये, on second plate it may change।
क्योंकि वो ग्राउंड से लगा हुआ है, ग्राउंड से कुछ लेन देन वो कर सकता है लॉजिकली, जब जरूरत होगी, जितनी जरूरत होगी करेगा। ठीक है, ये लॉजिक समझ आया। हाँ दूसरा लॉजिक, जैसे ही इसको ग्राउंड कर दिए तो अब क्या होगा कि ये जो इसके आउटर सरफेस पर चार्ज है ये गायब हो जाएगा। ये गायब हो जाएगा। गायब होकर कितना होगा, क्या होगा, हम देखते हैं। तो अगर इस आउटर सरफेस का चार्ज गायब हो गया तो डेफिनेटली ये आउटर सरफेस का चार्ज भी गायब होगा। हाँ सर। क्योंकि हमें कंडक्टर 1 के अंदर पोटेंशियल 0 करना है। हाँ तो ये पूरा आ जाएगा फिर Q1, यानी तो Q1 इसके इसी सरफेस पर Q1 हो जाएगा। हाँ यस और अगेन फेसिंग सरफेस पर इक्वल अपोजिट होना चाहिए, Q1। तो ये माइनस Q1 हो जाएगा। ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बात आती है कि आउटर सरफेस का चार्ज अर्थ में क्यों जाएगा, है ना। हाँ सर। ये तो सब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब है कि आउटर सरफेस का चार्ज अर्थ में क्यों जाएगा। तो पहले इसको कॉपी करो और सोच के मुझे बताओ तो आउटर सरफेस का चार्ज अर्थ में क्यों जाएगा। कोई लॉजिक समझ आ रहा है। और सोचो। नहीं सर, ऐसा कुछ कॉन्क्रीट तो नहीं सुन सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि इस टू प्लेट सिस्टम के कारण सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। जीरो होने का लॉजिक कुछ नहीं। तो फिर जो मैंने फर्स्ट वाला किया था केस 1 उसके हिसाब से सोचो। मैंने कहा था सिंगल कंडक्टर को अगर हम अर्थ के अंदर गाड़ दिए, कनेक्ट कर दिए, का मतलब क्या है कि अर्थ ही है, वो अर्थ का ही पार्ट है, चार्ज 0 हो गया। तो उस पर चार्ज 0 हो गया। हाँ सर। उस पर चार्ज क्यों 0 हुआ, तो उस समय मैंने लॉजिक दिया था कि उसका सारा चार्ज अंदर चला गया इसलिए 0 हो गया। मैंने यही लॉजिक दिया था। हाँ हाँ सर। सर। उसका इससे मोर टेक्निकल लॉजिक ये है कि अर्थ के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता नहीं है। नहीं सर। तो इसका मतलब है जो अर्थ के साथ कंडक्टर है लगा हुआ, ये तो अर्थ का ही पार्ट हो गया।
तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए। हाँ सर सर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं। इसका मतलब है उस प्लेट के राइट हैंड साइड देखो। अब समझा सर सब कुछ। हाँ, जितना पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस से तो फर्क नहीं पड़ता, सिग्मा बाई नहीं एप्सिलॉन पड़ता कहानी है चार्ज पे है ना। हाँ तो यहाँ पर 3 लॉजिक हुआ। पहला लॉजिक, कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होना चाहिए, जिस लॉजिक की वजह से आया कि इक्वल अपोजिट चार्ज होगा फेसिंग सरफेस पर। यस। दूसरा लॉजिक इसमें आया कि ये जो 2 प्लेट सिस्टम है, इस सिस्टम के बाहर फील्ड 0 होना चाहिए ऑन बोथ साइड, यस। राइट और लेफ्ट कहीं भी। तो इसके का ये कब होगा, जब आउटर सरफेस पर चार्ज नहीं होगा। अगर आप कोई गॉसियन सरफेस बनाते हो और इसके बाहर फील्ड 0 करते हो तो नेट चार्ज इनक्लोज सरफेस में 0 होना चाहिए ना। तभी तभी फील्ड 0 तभी तो फील्ड 0 होगा। तभी fielded होगा। तो आउटर सरफेस का चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, नंबर 1। जो कंडक्टर अर्थ से नहीं जुड़ा हुआ है उस पर चार्ज कांस्टेंट रहेगा, नंबर 2। फेसिंग सरफेस पर चार्ज इक्वल अपोजिट होगा, नंबर 3। ग्राउंडिंग का कंडीशन समझ आया? यस। पक्का? यस 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 तो इसको अपने लॉजिक से लिख लो। सो रीजन क्या हुआ? नो इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग द अर्थ सिस्टम। ठीक है, रीजन क्या हुआ? देयर शुड नॉट बी, अच्छा ये तो अच्छा लिखा ही नहीं, मैं तो रिटर्न कर। तो सेकेंड पॉइंट इज outer surface charges on outer surface will disappear. Yes sir. Charges on outer surface of conductor will be 0 as electric field in the surrounding of earth system should be 0. क्लियर है? यस सर यस लिखते भी चलो, ठीक है। आगे बढ़े? हाँ सर। यस ठीक है। एक कोई क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं जिसमें कि 3 प्लेट का
हो और किसी को अर्थ वर्थ करे, वो अगर मिल गया तो वो एक करा दूंगा, फिर आपका काम चलेगा। अरे कराने को तो बहुत है, फिर इसमें सेपरेशन चेंज करके भी करा सकता हूँ। चलो एक क्वेश्चन में मतलब बीच में के पार्ट को क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। D1 D2 कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, आगे बढ़े। हाँ सर। जो भी नंबर हो देखना। वैसे कौन सा नंबर होगा ये क्वेश्चन का? थर्ड फोर्थ जो भी नंबर है, देखो ऐसा करते हैं कि 3 कंडक्टर बना देते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल क्वेश्चन का पार्ट है। ये 3 कंडक्टर है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं A, B एंड C। एक क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। इसमें प्लेट B को चार्ज दिया Q, ठीक है। प्लेट C यहाँ पर अर्थिंग है और प्लेट A यहाँ पर अर्थिंग है। कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं स्विच S1, इसका नाम दे देते हैं स्विच S2। तो केवल मिडिल प्लेट को चार्ज दिया है और दोनों स्विच आपका ओपन है, ठीक है। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, स्विच S1 को पहले क्लोज करेंगे, ठीक है। और स्विच S1 को क्लोज करने के बाद S1 को ओपन कर देंगे और S2 को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर S1 को क्लोज कर देंगे। तो हमें फाइनली टोटल चार्ज कितना किस पर आया वो ढूंढना है। साथ ही साथ इसमें ये सेपरेशन अलग है। इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D1 और इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D2, ठीक है। तो अच्छा ये करो, मतलब पूरा में टाइम लगाओगे। दोनों स्विच को साइमल्टेनियसली क्लोज कर देते हैं, फाइनल आंसर, क्योंकि टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं है। फाइंड
charges on plates when ऐसे देखना, क्वेश्चन ए, S1 is closed and S2 is open. Question B, S2 is closed and S1 is open. ये दोनों घर में करना. सी पार्ट करो, both S1 S2 is closed. समझ आया? ए और बी करने की जरूरत नहीं, ओरली कर दोगे आप लोग. थर्ड में भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन देखता हूं मैं. बोलो. उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो. वो जो मैंने पहले बोला था कि S1 को किया फिर S2 को किया, वो सब प्रोसेस में लंबा होता है. ये तो आसान है. देखो, जो जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूं उस सीक्वेंस में सोचिए. S2 को भी क्लोज किया और S1 को भी क्लोज किया. ठीक है? बीच वाले प्लेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार्ज में. हाँ सर. नहीं सर. नेट चार्ज में. तो इसमें से कुछ चार्ज इधर होगा और कुछ चार्ज इधर होगा. हाँ सर. कोई डाउट नहीं. लेट इट बी Q1, लेट इट बी Q2.
So first equation we are having Q1 plus Q2 is capital Q. कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। यहाँ अगर Q2 है तो डेफिनेटली यहाँ माइनस Q2 होगा। यस सर, वहाँ माइनस Q1 और वहाँ पर माइनस Q1 और डेफिनेटली यहाँ पर माइनस Q1 होगा। हाँ कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि कंडक्टर ए बी और सी के अंदर फील्ड जीरो होने का यही एक रास्ता है। हाँ सर। अब यहाँ पर ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं इसको यूज करना सीखिए। अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल कैलकुलेट करने का मेरे पास कोई तरीका है नहीं। हाँ लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए और पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर सी इक्वल होगा। हाँ अच्छा, ध्यान से सुनना सब। इसका मतलब हो गया पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए माइनस पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बी, दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर सी माइनस पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बी। हाँ सर, तो फिर फील्ड और वो डिस्टेंस सेपरेशन से भी। इसका मतलब हुआ कि इस रीजन में अगर मेरा फील्ड E1 है मान लो, और इस फील्ड कितना होगा निकाल लेंगे। अगर मेरा फील्ड E2 है फॉर एग्जांपल, तो VA माइनस VB मेरा माइनस E1 D1 होगा। हाँ सर। माइनस E1 D1 होगा। सिमिलरली ये माइनस E2 D2 होगा। मतलब E1 D1 इज इक्वल टू E2 D2 होगा। हाँ अच्छा, E1 यहां पर अगर हम फील्ड देखेंगे, अब E1 कैलकुलेट करते हैं। E1 इस नेगेटिव चार्ज के कारण, इस नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड माइनस Q1 अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट का आधा। हाँ इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से भी इधर, तो दोनों मिला के कैसे बताऊं मैं। मतलब E1 को देखो, अच्छा पहले वेक्टर ऐसे मतलब डायरेक्शन के साथ बताता हूँ। 1 पर नेगेटिव के कारण इधर, पॉजिटिव के कारण इधर, इस वाले नेगेटिव के कारण इधर, बट इस वाले पॉजिटिव के कारण इधर। तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन के कारण ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, जीरो होगा। हाँ सर, तो खाली Q1 देखो। समझे कि नहीं समझे? अरे इतना 1 2 3 4 है इसलिए मैं नंबरिंग नहीं कर रहा, चलो वो कर ही देता हूँ। क्या नाम दूं, ABCD दूं, 1 2 3 4 दूं, 1 2 इधर हो ही गया है, इसके लिए डाउट होगा। ABC भी हो गया है, चलो ऐसा लिख देते हैं रोमन वाला 1। ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकेंड सरफेस, ये थर्ड सरफेस, ये फोर्थ सरफेस, ये फिफ्थ सरफेस, ये सिक्स्थ सरफेस। ठीक है, तो E1 फर्स्ट सरफेस की वजह से इधर होगा, सेकेंड सरफेस की वजह से भी इधर होगा, थर्ड सरफेस की वजह से भी इधर होगा, और फोर्थ सरफेस, सॉरी फर्स्ट, क्या मैं बोल गया फिर गलत, उल्टा हो गया थोड़ा बहुत। नहीं फर्स्ट सरफेस के कारण तो जीरो होगा, चार्ज ही नहीं है ना। हाँ वही। सेकेंड से स्टार्ट होगा, तो सेकेंड के कारण इधर होगा। हाँ सर। अच्छा,
थर्ड के कारण भी इधर होगा, फोर्थ के कारण ऑपोजिट। फोर्थ के कारण भी इधर ही होगा, हाँ फिफ्थ के कारण इधर होगा, और सिक्स्थ के कारण 0 होगा। तो मैं ये कह रहा था फोर्थ और फिफ्थ तो इक्वल चार्ज है ना। हाँ, तो उनके लिए 0 हो तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो फाइनली मुझे E1 की वैल्यू, ध्यान से देखो, E1 की वैल्यू मुझे मिलेगी Q1 by A, that is sigma upon epsilon naught। हाँ सर। सिमिलरली E2 की वैल्यू मिलेगी Q2 by A, that is sigma upon epsilon naught। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का ऐड हो जाएगा, हाँ डबल हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इन दोनों को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा, बाकी एप्सिलॉन नॉट ए सबको कैंसिल कर दीजिएगा। Q1 D1 इक्वल टू Q2 D2। Q1 D1 इज इक्वल टू Q2 D2। हाँ सर, तब चार्ज आ गया। और Q1 प्लस Q2 इज कैपिटल Q मिल चुका है। हाँ सर, हो जाएगा। तो यहाँ से Q1 Q2 मिल गया। हाँ सर। Q1 क्या हो जाएगा, कैपिटल Q D2 अपॉन D1 प्लस D2 शायद। हाँ सब तो कर लेंगे। कैपिटल Q D1 अपॉन D1 प्लस D2, ये आपका आंसर होगा। हाँ सर, ठीक है, कॉपी कर लो। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। आपके बुकलेट में शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक, बुकलेट मतलब मॉड्यूल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर एक साथ दिया होगा। नहीं सर, अलग-अलग है। थ्योरी एक साथ है बट क्वेश्चन सेपरेट करके दिए। अलग-अलग क्वेश्चन सेपरेट है, तो आप मॉड्यूल पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करते रहिए। बस ये अर्थिंग वाले छोड़े थे सर, बाकी तो क्या ये अर्थिंग के काफी क्वेश्चंस थे असाइनमेंट में भी और मॉड्यूल में। हाँ होंगे ही, अब हो जाएंगे सब।